समझदार दूल्हा लालची ससुर भाग 2। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही देखते चुनाव का दिन भी आ गया। पूरा गांव सुबह से ही हलचल से भरा हुआ था। हर गली में राजनीतिक दलों के समर्थक घूम रहे थे। कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं गाड़ियों पर लगे लाउडस्पीकर लोगों से मतदान की अपील कर रहे थे। रामदास ने सुबह सुबह पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। सुनो, नेताजी ने हमारी मुश्किल घड़ी में मदद की है। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन जिसने हमारा साथ दिया है उसका एहसान भी नहीं भूलेंगे। घर के सभी बड़े बुजुर्ग और जवान उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। परिवार के कुल 18 वोट थे। सबने उसकी बात मान ली। उस दिन मतदान शांतिपूर्वक हो गया। शाम को जब रामदास घर लौटा तो उसके चेहरे पर संतोष था। उसे विश्वास था कि उसने अपना वादा निभा दिया है। अब उसका पूरा ध्यान केवल एक ही बात पर था, रूपमती की शादी। शादी की तैयारियां। गांव में धीरे धीरे शादी का रंग चढ़ने लगा। रज्जो सुबह से देर रात तक काम में लगी रहती। कभी रिश्तेदारों की सूची बनाती, कभी दहेज का सामान संभालती, कभी रसोई का हिसाब करती। रामदास रोज बाजार जाता। कहीं से कुर्सियां तय करता, कहीं से बर्तन, कहीं हलवाई की बात करता। वह हर रुपए का हिसाब रखता, क्योंकि उसके लिए एक एक पैसा खून पसीने से कमाया हुआ था। रूपमती की सहेलियां भी रोज घर आने लगी। वे उसे छेड़ती, अरे दुल्हन, अब तो कुछ ही दिनों में हमें भूल जाएगी। रूपमती मुस्कुरा देती, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल भर आता। उसे अपनी माँ की चिंता थी। रात को वह रज्जो के पास जाकर बोली, अम्मा, अगर मेरी शादी में इतना खर्च हो रहा है तो रहने दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रज्जो ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी अशुभ बातें मत बोल बेटी। हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी की डोली अपने हाथों विदा करें। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी। उधर रामदास दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें भी नम हो गईं। देवेंद्र की सोच। उधर देवेंद्र के घर में भी शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन वहां का माहौल थोड़ा अलग था। देवेंद्र के पिता बीरपाल बार बार दहेज की चर्चा करते। देखो, 3 लाख रुपए पूरे मिलने चाहिए। एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। देवेंद्र यह सब सुनकर असहज हो जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, अगर लड़की वाले गरीब हों तो? बीरपाल ने घूर कर देखा। गरीब है तो शादी क्यों कर रहे हैं? बेटा पालना आसान नहीं होता। देवेंद्र चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या शादी व्यापार है? उसे पहली मुलाकात में रूपमती की सादगी याद आई। उसे लगा कि इतनी सीधी लड़की के परिवार पर इतनी बड़ी रकम का बोझ डालना गलत है। लेकिन पिता के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मेहंदी और हल्दी। शादी से 2 दिन पहले पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। आंगन में महिलाएं ढोलक बजा रही थी। मेहंदी है रचने वाली। रूपमती के हाथों में मेहंदी रचाई जा रही थी। मेहंदी लगाने वाली बूढ़ी अम्मा मुस्कुराकर बोली, बेटिया, तेरी मेहंदी बहुत गहरी चढ़ेगी। लगता है दूल्हा तुझे बहुत प्यार करेगा। रूपमती शर्मा गई, लेकिन उसकी नजर बार बार अपने पिता पर चली जाती, जो बाहर बैठकर खर्च का हिसाब लिख रहे थे। उनके चेहरे की थकान वह साफ पढ़ सकती थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे माता पिता की लाज रखना। बारात का दिन। आखिरकार 27 अप्रैल की सुबह आ गई। सूरज निकलने से पहले ही पूरे घर में
चहल पहल शुरू हो गई। हलवाई बड़े बड़े कड़ाहों में पूड़ियाँ तल रहे थे। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं मिठाइयाँ सज रही थी। रिश्तेदार मेहमानों की आवभगत में लगे थे। गांव के बच्चे रंगबिरंगी झालरों के नीचे दौड़ते फिर रहे थे। रूपमती को दुल्हन के जोड़े में तैयार किया जा रहा था। लाल बनारसी साड़ी, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां और आंखों में हल्की सी घबराहट। उसे देखकर हर कोई कह रहा था, आज तो रूपमती सचमुच परी लग रही है। उधर रामदास एक एक व्यवस्था स्वयं देख रहा था। वह बार बार जेब टटोलता, पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। उसे यही चिंता खाए जा रही थी। बारात का आगमन। शाम ढलते ही दूर से बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। बारात आ गई, बारात आ गई। पूरा गांव स्वागत के लिए दौड़ पड़ा। आतिशबाजी होने लगी। घोड़ी पर बैठे देवेंद्र बहुत सुंदर लग रहे थे। रामदास ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। तभी अचानक कई बड़ी गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से नेताजी अपने समर्थकों के साथ उतरे। राम राम। उनकी आवाज सुनते ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए। रामदास भागकर उनके चरणों में झुक गया। मालिक, आपने आने की कृपा की। नेताजी मुस्कुराए। अरे रामदास, बेटी की शादी थी, कैसे नहीं आते। उन्होंने कुछ देर लोगों से हाथ मिलाया, खाना खाया और आशीर्वाद देकर चले गए। गांव वालों में फिर नई चर्चा शुरू हो गई। देखा, नेताजी खुद आए थे। लगता है रामदास अब बड़ा आदमी हो गया। इतनी व्यवस्था कैसे कर ली। कोई कहता, खेत बेच दिए होंगे। दूसरा कहता, कहीं से उधार लिया होगा। तीसरा फुसफुसाया, इतना पैसा गरीब आदमी के पास यूं ही नहीं आता। रामदास इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे केवल बेटी की विदाई की चिंता थी। आधी रात। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। उधर रज्जो पहली बार कई दिनों बाद कुछ पल के लिए रामदास के पास बैठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो जी, हमारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। रामदास ने दूल्हे की ओर देखते हुए कहा, और हमारा देवेंद्र भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा। दोनों की आंखों में संतोष था। उन्हें लग रहा था कि अब सारी परेशानियां खत्म हो गईं। लेकिन किस्मत अभी एक और इम्तिहान बाकी रखे बैठी थी।